नमस्कार मित्रों, मैं बलराम तिवारी आपके अपने चैनल टारगेट विद बलराम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, हमने चैनल का नाम बलराम तिवारी करंट अफेयर से बदलकर टारगेट विद बलराम कर दिया है, ताकि आपको चैनल सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो और आपके और ज़्यादा हम काम आ सकें। तो ये तो रहे चैनल के नाम बदलने की जानकारी। अब आते हैं आज के मुख्य उद्देश्य पर। आज हम बात करेंगे न केवल करंट अफेयर की, बल्कि बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग की भी। आज हम देखते हैं कि 2 जुलाई 2023 की प्रमुख खबरें क्या हैं, जिनका हम उपयोग अपनी आगामी परीक्षाओं में कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और इसमें हम देखेंगे भी पहले हेडलाइन है, झूठी गारंटी देने वालों से रहें सावधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह न्यूज़ हमारे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाली, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। इसी बगल में ही हम देखेंगे कि एक न्यूज़ है, वो है हिमलिंग की पूजा के साथ ही अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फैक्ट है। इसको हम अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिमलिंग की प्रथम पूजा के साथ ही अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। श्री अमरेश्वर धाम की पवित्र गुफा में विराजमान हिमलिंग की शनिवार को प्रथम पूजा के साथ ही दर्शन शुरू हो गया। और ये कहाँ से शुरू होती है यात्रा? बालटाल और पहलगाम के रास्ते, ठीक है। और ये किस राज्य में होती है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ किसकी पूजा होती है? भगवान शिव जी के शिवलिंग की, जो कि पूरी तरह बर्फ से बना होता है। यह कल्चरल क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए है, जून में जीएसटी संग्रह। जून में जीएसटी संग्रह जून में जीएसटी संग्रह 1.61 लाख करोड़ रहा, जो कि अभी तक का अधिकतम है। पिछले वर्ष ये 12% ज़्यादा है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू है। भारत में जो जीएसटी का प्रारूप है वह कनाडा से लिया गया है, और जीएसटी सबसे पहले अगर किसी देश में लागू किया गया था तो फ्रांस में लागू किया गया था। आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता पर सतर्क सियासी रुख अपना रही कांग्रेस। तो यहाँ कांग्रेस क्या कर रही है, इससे हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब है अपने काम से, और हमारा काम क्या है? समान नागरिक संहिता क्या है, इतनी चर्चा में यह क्यों है? तो जैसा कि आप जानते ही हैं, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अंतर्गत संविधान में यह अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू कर सकता है। और उसी के विषय में आजकल चर्चा पर चर्चा कुछ ज़्यादा हो रही है, इसलिए यह न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि समान नागरिक संहिता क्या है। कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगली न्यूज है, तीस्ता सीतलवाड़ के समर्पण की हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। तीस्ता सीतलवाड़ यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, और ये न्यूज़ हमारे बहुत काम की नहीं है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखती है जो कि हमारे काम की हो सकती है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वो है, पाकिस्तान ने शुरू की संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसकी राजधानी जानते ही आप, इस्लामाबाद, और उसके वर्तमान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। पाकिस्तान इस समय न केवल गृह युद्ध के दौर गुजर रहा, बल्कि आर्थिक दिवालियेपन से भी गुजर रहा है, ठीक है। और इसलिए उसने अपने सार्वजनिक संपत्तियों को लीज पर देने के लिए या बेचने की तैयारी की है, ताकि उसे और पैसा मिल सके देश को चलाने के लिए। तो सबसे पहले उसने बेचा है कराची पोर्ट को। किसको बेचा है? कराची पोर्ट को।
ये पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कभी कभी एग्जाम्स में आ भी जाता है कि कराची पोर्ट किस देश का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, यह अरब सागर के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं। पहली बार वनडे विश्व कप नहीं खेलेगा वेस्ट इंडीज। यह खेल सेगमेंट में, स्पोर्ट्स सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण न्यूज है। जैसा कि आप जानते हैं 2 बार के विश्व विजेता वेस्ट इंडीज की टीम इस बार क्वालिफायर में स्कॉटलैंड से हारकर पूरे के पूरे वनडे विश्व कप के टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई है। यह एक आश्चर्यजनक और दुखद खबर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, और यह एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हो सकती है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। सैफ चैंपियनशिप में भारत की भिड़ंत होगी कुवैत से फाइनल में। तो ये अभी बस इतना ही देखकर छोड़ दीजिए, क्योंकि बाद में जब चैंपियनशिप का फाइनल हो जाएगा तो वो सीधे विजेता ही पूछते हैं। हालांकि सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप अधिकतर भारत ही जीतता है। अगला देखिए, एक न्यूज है, बड़ी दुखद घटना है। नागपुर से मुंबई जा रही बस में हादसे के बाद लगी आग, 25 यात्री जले। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं, तो जैसे आप जानते होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में है, उसी तरह समृद्धि एक्सप्रेस किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, महाराष्ट्र की बात हुई तो महाराष्ट्र की बात जब हुई तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। इस बॉक्स में आप देखिए, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तीनों लोग आपको एक ही जगह मिल गए। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी आप जानते ही हैं, मुंबई है। महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम बम्बई उच्च न्यायालय है और उसकी खंडपीठ कहाँ स्थित है? नागपुर में। अगला न्यूज देखिए, संसद का मानसून सत्र कब से शुरू हो रहा है? 20 जुलाई से। आप एक चीज़ नोट करिए, इसमें इस न्यूज में बस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि हमारे वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो वो हैं प्रहलाद जोशी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बॉक्स का, प्रहलाद जोशी। अच्छा, एक चीज़ और जानिए, संसद का मानसून सत्र संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसी भी वर्ष संसद के कम से कम 3 सत्र अवश्य होते हैं। एक शीतकालीन सत्र, 2 ग्रीष्मकालीन सत्र और तीसरा मानसून सत्र। इसके अलावा कभी कभी विशेष सत्र भी बुला लिए जाते हैं। अच्छा, संसद के सत्र आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद के सत्र के प्रथम संसदीय बैठक को संबोधित कौन करता है? वह भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अच्छा, हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी। हमारे वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ही हमारे राज्यसभा के सभापति भी हैं। अच्छा, एक और न्यूज अभी आप देख रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वह NTA के अंतर्गत CUET UG परीक्षा में आप शामिल होकर ही ले सकते हैं। और यह CUET, इस टर्म को हल्के में ना लीजिए, यह PCS में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CUET। तो CUET का फुल फॉर्म आप यहीं देख लीजिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUET का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, अगर उसको आगे UG भी जोड़ देंगे तो। इसको कंडक्ट कौन कराता है? NTA,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अच्छा, इसमें ये चर्चा में क्यों है? अभी आप देखे होंगे कि पूरे जून मई के लगभग 27 मई से लेकर लगभग 13-14 जून तक CUET अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा हुई पूरे देश में। और उसमें अभी तकनीकी खामियों के चलते उत्तर की आंसर कीज में कुछ गलती हो गई थी, इसी के लिए जो है यह चर्चा में था। अच्छा, विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी आप जानते ही होंगे, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और विश्वविद्यालय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। इनको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे अब हम वही चीज़ें देखेंगे जो हमारे एग्जाम में काम की हैं। कोई भी अनावश्यक न्यूज हम नहीं पढ़ेंगे, अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आप देख सकते हैं अवैध कॉलोनियाँ नहीं पढ़ना है। रक्षा परियोजना में आ रहे 214 पेड़ हटाए जाएंगे। यह कुछ काम की न्यूज है, ठीक है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। और ये परियोजना कौन है जिसके तहत ये पेड़ हटाए जा रहे हैं, यह देखने की हम कोशिश करेंगे। कोई परियोजना है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए इसे भी। अब सीधे हम लोग बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक किसान को हर वर्ष 50,000 रुपये से ज़्यादा मिल रहे हैं। अच्छा, क्यों कह रहे हैं और कहाँ कह रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं 17वें सहकारिता सम्मेलन में। और ये कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी वीडियो एग्जाम में पूछा था कि IARI द्वारा कृषि मेला कहाँ आयोजित किया गया था, और उसमें ऑप्शन दिया था नई दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद और एक और कोई शहर था। उसमें नई दिल्ली वाला ऑप्शन सही था। यह भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आपसे सीधे पूछ सकता है 17वां सहकारी महासम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, ठीक है। अच्छा, हमारे वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ही क्या है? हमारे सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी सहकारी संस्था कौन है भारत की? तो अमूल दूध कंपनी आप जानते ही होंगे, दूध पिए भी होंगे उसका। अमूल दूध पीता है इंडिया। वह वर्तमान में अमूल दूध कंपनी भारत की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं में से एक है। सितंबर से ही कानून से चलेंगे देश के 85% पैक्स। ये पैक्स क्या होते हैं? सहकारी संस्थाओं को स्मॉल फॉर्म में पैक्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सहकारी संस्थाएं काम क्या करती हैं? सहकारिता आंदोलन भारत में 115 साल से अधिक 115 वर्षों से अधिक पुराना है, ठीक है। इसके अलावा सहकारिता जो यह ऋण वितरण में कितना काम करता है? लगभग 29% किसानों को ऋण अकेले सहकारिता क्षेत्र से मिलता है। अच्छा, ये और कहाँ कहाँ काम करता है? उर्वरक वितरण एवं उत्पादन में 35%, चीनी उत्पादन में 35%, दूध की खरीद बिक्री और उत्पादन में 15%, गेहूँ खरीद में 13% और धान खरीद में 20% की सहकारिता क्षेत्र की हिस्सेदारी है। तो इसको देख लीजिएगा, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। सहकारिता महासम्मेलन कहाँ हुआ है? अभी हम शॉर्ट फॉर्म में PDF बनाकर भी आपको देंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आज की न्यूज़पेपर के। और वो मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट होते हैं, वो भी 1 लाइनर। अगला देखते हैं,
पराली प्रबंधन पर केंद्र के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे पंजाब। पराली प्रबंधन यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको बस देखते रहिए। एक और न्यूज है यहाँ कॉर्नर में, वर्ष 2047 तक भारत में 50% चार्टर अकाउंटेंट कौन होंगी? महिलाएं होंगी। ये कौन कह रहा भैया? हमारी राष्ट्रपति महोदया कह रही हैं। और ये कहाँ कह रही हैं? ये कह रही हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के 75वें वर्ष के समारोह में। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जानते ही होंगे, CA सबसे अधिक कमाई करने वाले व्यवसाय में से एक है। बहुत ही मेहनत का काम होता है और बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। रक्षा सचिव ने म्यांमार के सामने सुरक्षा हित से जुड़े मुद्दे उठाए। आप लोग बार बार कहते हैं कि राजधानियाँ नहीं याद होती, राजधानियाँ याद न्यूज़पेपर से हो जाती हैं। अब देखिए, म्यांमार का उल्लेख हुआ तो अब सीधे आ जाइए म्यांमार की राजधानी पर। म्यांमार की राजधानी पहले क्या थी? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा और म्यांमार की पुरानी राजधानी थी, माफ़ कीजिएगा इस समय मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप तुरंत एटलस खोलिए इसी समय। और म्यांमार की राजधानी म्यांमार इसलिए भी चर्चा में है कि भारत से थाईलैंड तक 2500 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे मार्ग बनाया जा रहा है और उसका लगभग 70% से ज़्यादा काम हो भी चुका है और वह लगभग म्यांमार से 700 किलोमीटर होकर गुजरेगा। तो आप इमेजिन करिए कि आप अपनी बाइक या कार से, जैसे आप अपनी बाइक या कार से बम्बई चले जाते हैं, लखनऊ से दिल्ली चले जाते हैं, अपने घर से दिल्ली चले जाते हैं, उसी तरह आप अपने बाइक या कार से 3 देशों की यात्रा कर लेंगे, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, अभी उस पर हम एक अलग वीडियो ही बनाएंगे, पूरा का पूरा आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बस देख लीजिए। वो ये है कि भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के रक्षा सचिव नोट कर लीजिएगा कहीं, गिरिधर अरमाने हैं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते ही हैं, हाँ देखिए जो हम कह रहे थे इस न्यूज़ में भी है। और इस न्यूज़ में क्या है? भारत म्यांमार के साथ लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, और पिछले 2 महीनों से जो मणिपुर में हिंसा जारी है उसके पीछे भी म्यांमार से अवैध गतिविधियों को माना जा रहा है। ठीक है, मणिपुर में आप जानते हैं लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहाँ केंद्रीय मंत्रियों के आवास तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इसी समय आप देख लीजिए मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। और मणिपुर की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक, और किन समुदायों के बीच वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है? तो वो चल रहा है कुकी और मुइया मैती समूह के बीच। चलिए, वीडियो जरा लंबा हो रहा है, हम अब आप अपने आगे के मुद्दे पर आते हैं। और आगे का मुद्दा क्या है? भारत और फ्रांस की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में किया सैन्य अभ्यास। ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, अभी वीडियो एग्जाम में भी पूछा था। और यह देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जल्दी जल्दी अब देखेंगे। भारत और फ्रांस की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और कब? शुक्रवार मतलब 29 जून को भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS राणा और INS सुमेधा, जबकि फ्रांस का सैन्य जहाज FS सुरकाफ ने भाग लिया है। ठीक है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और देख लीजिएगा, प्रीडेटर ड्रोन कहाँ से आयात किए गए हैं? तो प्रीडेटर ड्रोन ये लीज पर लिए गए हैं फ्रांस से। ठीक है, चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। आगे की न्यूज़ में हम सीधे अब चलेंगे अपने काम की न्यूज़ पर, और ये आएंगे हम लोग, ये हमने चर्चा कर ही लिया, हिमलंकी शिव पूजा
के साथ ही अमरनाथ यात्रा प्रारंभ, ठीक है। और ये देखिए, पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। गांधी पार्क कहाँ पर है? पटना में है। और वो ये लाठीचार्ज क्यों हो रहा? क्योंकि पटना के जो मूल निवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि पटना में जो शिक्षक भर्ती आई है उसमें राज्य के बाहर लोगों को भी क्यों पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखें। ईडी हरदम चर्चा में रहती है। ये देखिए, नियमों के उल्लंघन पर भारत में 11 लाख अकाउंट पर ट्विटर की रोक। तो ट्विटर, इस समय ट्विटर के CEO या मालिक कौन है? वो हैं एलन मस्क। टेस्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंतर्गत अब काम कर रही है ट्विटर। इसके संस्थापक कौन थे? जैक डोर्सी थे। इसके पहले इसके अलावा ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कैलिफोर्निया। चलिए आगे देखते हैं। और वो अब हम देखेंगे सीधे आगरा के CBSE स्कूलों में प्लास्टिक टिफिन पर रोक लग गई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। चलिए, चीन नहीं है, भारत से ही कीजिए कैलाश दर्शन। तो यहाँ आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ होती है? तो चीन में होती है, ठीक है। इसको बाद में देखा जाएगा। अभी आज की महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखेंगे बस, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अब देखिए, बैंक में फंसे हुए कर्जों की स्थिति वर्ष 2002 में कितना था? NPA इसे कहा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वह परिसंपत्तियां जिनका कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो 2002 में यह स्थिति थी 5.8%। 2006 में घटकर हो गई थी 1.3%। 2010 में 1.1%। 2018 में यह हो गई थी एक बार बढ़कर 6.1%। लेकिन वर्तमान में कितनी है? यह घटकर आ गई है 1.0%, जो कि अच्छी बात है। आगे चलिए, प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों से खतरा देख लीजिएगा आप। सॉरी, स्क्रीन कहाँ चली गई? एक सेकेंड। जल्दी हम अपनी अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए, बिजनेस पेज, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है एग्जाम की दृष्टि से। जून में 1.61 लाख करोड़, ये हमने चर्चा कर ली है। हमारी वित्त मंत्री इस समय है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। चलिए आगे देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, और वो है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन बना है? वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक बना है। और क्यों बना है? क्योंकि आवासीय ऋण देने वाली सबसे बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड का 44 वर्ष बाद HDFC बैंक में विलय हो गया। और इसी के साथ यह जो है विलय के बाद 41 लाख करोड़ रुपए के कुल कारोबार के साथ HDFC देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इसके पहले कौन था दूसरा सबसे बड़ा बैंक? दूसरा सबसे बड़ा बैंक इसके पहले था ICICI बैंक। अच्छा, तो 3 चीज़ें नोट करने लायक हैं। वो ये है कि आप इसे, मैं और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पर। अब इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इस तरह, इसे रख लीजिएगा अपने पास, नोट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, पूरे विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है HDFC बैंक। इसके पहले JP मॉर्गन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, ये तीनों हैं, ठीक है। HDFC बैंक का संयुक्त पूंजीकरण 14.7 लाख करोड़ हो गया है। आप बस मेन चीज़ें देखिए, 70 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कुल कारोबार के साथ SBI देश का सबसे बड़ा बैंक है। और दूसरे स्थान पर कौन है?
अब हो गया है HDFC बैंक। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर TCS नहीं,